नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज तवांग के बाद डोकलाम में चीन की साजिश क्या है, भारत की ललकार से पाकिस्तान कैसे कांपने लगा, अब नीतीश कुमार किस संकट में फंस गए और फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने पर बवाल क्यों बढ़ गया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान जंग में रूस की मदद करने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करके वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। ऐसा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए एक बैन से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान उस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसीलिए वो रूस भेजने के लिए अपनी मिसाइलों की क्षमता घटा रहा है। वो रूसी सेना के लिए ऐसी मिसाइलें भेजने जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की हो। ईरान के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी की खबर पहले ही आ गई थी। पहली मिसाइल फतह 110 है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम जुल्फकार है जो 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने फतह 110 में बदलाव करके उसकी रेंज को घटा दिया है ताकि वो आसानी से उसे रूस भेज सके, जबकि जुल्फकार मिसाइल में भी बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इसे रूस भेजा जाएगा या नहीं, इसके बारे में इजराइल ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने यह दावा जरूर किया कि ईरान बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आंखों में धूल झोंक रहा है और बड़े आराम से अपनी मिसाइलें रूस भेजने में जुटा है, जबकि ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए सख्त बैन तक लगाया गया है। और यह बैन उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में लगाया था। तब वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो किसी देश से ऐसे हथियार ले भी नहीं सकता। 2015 में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी देश ईरान से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल और ड्रोन नहीं ले सकता और ना ही उसे ऐसा हथियार दे सकता है। इसके साथ ही 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल और ड्रोन के लेन देन पर भी रोक लगाई गई। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह रोक अक्टूबर 2023 तक लगाई है, लेकिन ईरान ने इससे पहले ही रूस को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिसाइलें भेजने की तैयारी कर रखी है। और इजराइल इसी कोशिश में जुटा है कि ईरान की इस चालाकी को अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के सामने लाया जाए, जिसके लिए उसने एक दस्तावेज दुनिया के 12 से ज्यादा देशों को भेजे हैं। इजराइल के मुताबिक इस दस्तावेज में इस बात के पक्के सबूत हैं कि किस तरह ईरान हथियार रूस भेज रहा है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की सप्लाई के बाद ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उसने साफ कह दिया था कि ईरान आग से खेल रहा है। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों में बदलाव करके रूस भेजे जाने की खबर सामने आने के बाद यूरोपियन यूनियन बुरी तरह से भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसे हड़पने के लिए चीन ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है और उस साजिश के तहत चीन ने डोकलाम में कई निर्माण कर लिए हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें दिखा कि चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी पर पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। हालांकि 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों सेनाओं ने विवादित जगह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दुगना कर लिया है। उधर अरुणाचल के तवांग में चीन को खदेड़ने के साथ ही सेना ने एलएसी के पास सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया। एलएसी के पास ऐसे ही एक इलाके में न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, जहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में सड़कों की मरम्मत की जा रही थी। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में भी सभी लोग अपने काम में जुटे रहे ताकि चीन सीमा तक पहुंचने के रास्तों में किसी तरह की अड़चन न आए। चाहे जितनी भी कोई भी सिचुएशन हो, इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होता रहता है। इसके अलावा न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में चीन सीमा के काफी करीब उस इलाके में पहुंची जहां से चीन के सैनिकों की चौकियां चंद कदमों की दूरी पर हैं। फिलहाल आपको कोहरा नजर आ रहा होगा चारों तरफ, लेकिन मैं बिल्कुल
बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूँ। 9 दिसंबर की झड़प के बाद चीन के सैनिक अपनी सीमा में दुबके हुए हैं, जबकि भारत के जवान एलएसी पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। इस बीच भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की कोई साजिश में जुटा है, ताकि एक बार में उसकी चोरी पकड़ी न जाए, और इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़ी रकम पर हाथ साफ करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं, जिससे इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहां गई। यूरोप में 1940 के दशक में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था, और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता है, जिसका जिक्र पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने किया। This is the tactics that they have adopted and we're continuing to do, what we call salami slicing. चीन के सैनिक भी भारत की सीमा के पास के इलाकों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वो वहां अपनी पैठ बना लेंगे। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही, क्योंकि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। उधर 9 दिसंबर को तवांग में भारत के साथ हुई झड़प के बाद चीन ने LAC की निगरानी का नया प्लान तैयार किया है। भारतीय वायुसेना से निपटने के लिए चीन न सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों को बदल रहा है, बल्कि वो ड्रोन की फौज उतारने की भी तैयारी में है। क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और ताकतवर मिसाइलें हैं, जिनसे पार पाना चीन के बूते के बाहर है, और इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 350 पुराने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और 5वीं पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल दिया, जिन्हें LAC के पास तैनात किया गया है। इनके अलावा चीन के Z-10 और Z-20 अटैक हेलीकॉप्टर भी तिब्बत में तैनात हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि LAC की निगरानी के लिए चीन 550 नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात करने का प्लान है। भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचने के लिए चीन के HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 मिसाइलें भी मोर्चे पर हैं। भारत की ताकत से घबराकर चीन ने LAC के पास कई नए रनवे और विमानों को रखने के लिए मजबूत हैंगर तक बना लिए हैं। इस बीच चीन के अपने सैनिकों के DNA में छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर सोल्जर बनाने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। चीन पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं। 2 साल पहले तो अमेरिका के सबसे टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी ने यह दावा तक कर दिया था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि चीन अपने सैनिकों पर टेस्ट कर रहा है, ताकि वो अनलिमिटेड ताकत वाले सैनिकों की फौज तैयार कर सके। ऐसे खूंखार सैनिक जो अपने अंदर ही पूरी की पूरी सेना की ताकत रखते हों। अमेरिका यह भी कह चुका है कि चीन क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल के जरिए अपने सैनिकों के DNA में मन मुताबिक बदलाव करना चाहता है, ताकि उनमें सिर्फ और सिर्फ ताकत और जोश हो, उनकी कोई कमजोरी हो ही ना, जो कैसा भी और कितना भी दर्द सह सकें, जिन्हें न नींद आए न भूख लगे, जो इतने जालिम हों कि न जान लेने से डरें और इतने बेखौफ हों कि न जान देने से डरें। अब ऐसा तो रोबोट के साथ ही हो सकता है। अमेरिका का दावा भी यही है। उसका कहना है कि चीन ऐसे सैनिक बनाना चाहता है जो इंसान की शक्ल में रोबोट ही होंगे। हालांकि इस बात पर शक है कि चीन अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जीन एडिटिंग तकनीक से बीमारियों का इलाज और पौधों को मॉडिफाई तो किया गया है, लेकिन ये तकनीक अभी इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुई है कि इंसान को सुपरमैन ही बना दे। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने भारत के तवांग सेक्टर में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि उसे भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से डर लग रहा है। कोरोना और यूक्रेन जंग के बाद चीन की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। और ये बात शी जिनपिंग के सर का दर्द बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने LAC पर जंग का एक नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे, जिन्हें भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी और वो उल्टे पांव लौट गए। लेकिन 9 दिसंबर की घटना ने चीन की खुराफात की पोल खोल दी। इस घटना के बाद कहा गया कि शी जिनपिंग ने चीन में चल रहे प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करवाया, क्योंकि वहां की जीरो कोविड पॉलिसी पर जनता में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे उसने चीन की सड़कों पर उतरकर दिखाया था। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले से दुनिया का ध्यान हटे, और इसीलिए उन्होंने LAC पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के 100 दर्द की एक दवा है,
और वो भारत है, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले तक तो वो ताइवान के चक्कर में पड़ा था, जिसकी वजह से उसने साउथ चाइना सी में जंग का माहौल बना दिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, चीन सोच में पड़ गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने ताइवान पर अब तक हमला नहीं किया है, क्योंकि उसे पता है कि वो ताइवान की सेना से नहीं बल्कि अमेरिका की भारी भरकम सेना से जंग लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने डंके की चोट पर ताइवान का साथ देने का ऐलान किया हुआ है और ऐसे ही चीन की खामोशी की वजह माना गया। जबकि भारत के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत के साथ जंग होने पर अमेरिका या रूस जैसे देश उसके साथ खड़े नहीं होंगे और जितनी देर होगी भारत की सेना और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी, जबकि चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि LAC विवाद लंबा खिंचे, क्योंकि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर LAC पार करने की कोशिश की, क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं। इधर फ्रांस से आखिरी रफाल विमान भी भारत आ गया। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों का सौदा हुआ था, जो आखिरी रफाल विमान के भारत आने पर पूरा हो गया। फ्रांस और भारत के बीच 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी, जिसके तहत 36वां रफाल विमान भारत पहुंचा, जिससे वायुसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इस बीच मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की MP MLA गैंगस्टर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। गाजीपुर की MP MLA गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 मामलों में दोषी पाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें सजा दी। जिन 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया, उसमें अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल रहा। मुख्तार अंसारी के साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें IB, CISF और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कुछ दिनों पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया था। उधर बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 30 पार पहुंच गया। जहरीली शराब के मामले में लोगों का गुस्सा नीतीश कुमार पर फूटने लगा, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने छपरा की घटना पर बोलते हुए कह दिया कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, जिस पर बवाल मच गया। छपरा के सरकारी अस्पताल में अब भी ऐसे कई लोग भर्ती हैं जिनकी तबीयत जहरीली शराब पीने से बिगड़ी थी। कुछ मरीजों की हालत गंभीर है और कुछ ऐसे हैं जो तेजी से ठीक हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान के बाद इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अस्पताल में भर्ती लोगों ने बिहार की पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया। पैसे घूस लेता है, ऐसे ना नीतीश कुमार का बंद हो जाता है तो दर्द कहा जाता है बिहार में। खबर है कि जहरीली शराब से बीमार हुए लोग सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं है, इसलिए जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। गांव और आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर नीतीश कुमार ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जिसके बाद नीतीश कुमार एक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसे दिखने लगे, क्योंकि विपक्ष में बैठी बीजेपी को तो सरकार को घेरने का मौका मिला ही, खुद सरकार में शामिल पार्टियों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीजेपी का आरोप यह है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और बीजेपी के इस आंकड़े से आरजेडी भी सहमत है, जो बिहार की सरकार में जेडीयू की सहयोगी है। आरजेडी के एमएलए सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को नरसंहार कह दिया। इसको मैं मानता हूं नरसंहार के बराबर है। कांग्रेस भी राज्य की सरकार में शामिल है, लेकिन छपरा की घटना को वो सरकार की नाकामी मानती है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेगी कि इस पे जो भी प्रशासन से जहां गलती हुई हो उनको आप दंडित करिए। मतलब ये कि इस पूरे विवाद में नीतीश कुमार एकदम अकेले दिखने लगे, जिन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है और अपने सहयोगी दलों का भी। लेकिन इस घटना के बाद बिहार में महागठबंधन की दरार भी साफ दिखने लगी।
जबकि बिहार में बीजेपी के सामने एकजुट विपक्ष को बड़ी चुनौती माना जाता है। लेकिन जहरीली शराब की घटना पर महागठबंधन टुकड़े टुकड़े होता दिखने लगा। मतलब ये कि 2024 में बीजेपी से लड़ने की तैयारी से पहले विपक्ष नीतीश कुमार से ही लड़ने में जुट गया। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी उस वक्त बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार थी, लेकिन अब इस घटना के बाद बीजेपी को जेडीयू पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग, इन्हीं वर्गों के लोग मर रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में घुसने के रास्ते पर बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ठीक उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंचे। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों के बीच से गुजरे। बीजेपी के विधायकों से काफी गर्मजोशी से मिलने के बाद नीतीश अंदर गए। नीतीश को देखते ही बीजेपी विधायकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन सीएम के गुजरते ही तमतमाए चेहरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बीच फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के जीतने के बाद मोरक्को के समर्थकों ने फ्रांस के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किए। बुधवार को हुए मुकाबले में फ्रांस की टीम ने मोरक्को को हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली, जिससे भड़के मोरक्को के प्रशंसकों ने फ्रांस के मोंपेलिये शहर में आगजनी की। वहां से आए एक वीडियो में फ्रांस के समर्थक आतिशबाजी करते नजर आए, जिससे नाराज होकर मोरक्को के प्रशंसकों ने हवा में उड़ाए जाने वाले पटाखों को जमीन पर रखकर जला दिया। यही नहीं, गुस्से से तमतमाए मोरक्को के समर्थकों ने एक कार से लटकते फ्रांस के झंडे को भी खींचकर फाड़ दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने उस कार को घेरना शुरू किया, ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार को मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट आई। वीडियो में दिखा कि एक आदमी तो उस कार के नीचे आने से बुरी तरह घायल हो गया, तो वहीं कुछ और लोगों को भी जोरदार टक्कर लगी, जिसके बाद मोरक्को के प्रशंसकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आए पुलिस वालों से भी वहां धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और इस बवाल की वजह थी एक रात पहले कतर में हुआ फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला, जहां फ्रांस ने मोरक्को के खिलाफ 2 गोल दागे और उसके फाइनल में पहुंचने के सपने पर पानी फेर दिया। मैच को शुरू हुए 5 ही मिनट हुए थे कि फ्रांस के खिलाड़ी थियो हर्नांडेज ने पहला गोल दागकर मोरक्को को मुश्किल में डाल दिया। वहीं मैच का दूसरा गोल 79वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे कोलो मुआनी ने दागा, जिसके बाद इस मैच में वापसी कर पाना मोरक्को के लिए नामुमकिन हो गया। हालांकि इस मैच के दौरान 61% वक्त तक गेंद मोरक्को के खिलाड़ियों के पास रही, लेकिन वो एक भी गोल करने में नाकाम रहे। यही वजह थी कि हार से बौखलाए उनके प्रशंसकों का गुस्सा फ्रांस के लोगों पर निकला, जिसके बाद उन्होंने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी कर हंगामा मचाया। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वजीयत तब हुई जब वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आतंकी ओसामा बिन लादेन और संसद हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. यूएन सुरक्षा परिषद में काउंटर टेररिज्म और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने इशारों में चीन को आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़ा बताया। उन्होंने साफ किया कि चीन न सिर्फ आतंकी साजिश रचने वाले देशों का साथ देता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल तक करता है। पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाने के बाद एस जयशंकर ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। इस बीच खबर है कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका अब जेलेंस्की की फौज को स्मार्ट बम किट देने की तैयारी में है। दावा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कई तरह के हथियारों पर लगाया जा सकता है, जो आसमान से दुश्मन के सैन्य ठिकाने पर सटीक निशाना साध सकता है और मिनटों में वहां तबाही मचा सकता है। यानी अगर यूक्रेन को अमेरिका से ये स्मार्ट बम किट मिल गई तो पुतिन के सैनिकों के लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं। क्योंकि जंग में रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को सटीक निशाना लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दे सकता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जंग रुकने वाली नहीं है, बल्कि और भड़कने वाली है, क्योंकि अमेरिका की सेना ने करीब 900 किलो के बमों पर इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया है। अक्सर तबाही मचाने वाली इस स्मार्ट बम किट को लड़ाकू विमानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में मदद मिलती है और ये एक बार में जबरदस्त तबाही मचाने की ताकत रखती है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि अमेरिका से स्मार्ट बम किट मिलने के बाद यूक्रेन इसे अपने किस हथियार पर लगाएगा। इधर आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस के लिए जासूसी करने के आरोप में तपिंदर सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तपिंदर सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से मोहाली की स्पेशल सेल ने पकड़ा।
जिस पर आरोप है कि पिछले करीब 4 साल से वो पंजाब की सरकारी इमारतों की तस्वीरें और नक्शे ISI और सिक्स फॉर जस्टिस संगठन को भेज रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए तपेंद्र सिंह के एक कट्टरपंथी समूह से जुड़े होने की भी जानकारी मिली। पिछले हफ्ते ही पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। उधर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी की इस मूर्ति को भारत ने ही UN को तोहफे में दिया था, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद रहे, जिसके बाद एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट कर लिखा कि UN मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा उनके आदर्श याद दिलाएगी। इस बीच भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट जाने की नीरव की अर्जी लंदन हाईकोर्ट में खारिज हो गई। यानी अब वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। पर अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। उधर अमेरिका के कई इलाके बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि वहां एक दिन पहले करीब 2000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गईं, क्योंकि आसमान में उठे बवंडर से मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के ल्यूजियाना राज्य में देखने को मिला। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। और लुइसियाना में कई जगहों पर तेज हवाओं ने ऐसा तांडव किया कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। बताया गया कि इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में मचाई, जहां 30,000 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि यह तूफान अगले 2 दिन तक वर्जीनिया में कहर बरपा सकता है। इधर श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के DNA सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद मेहरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को CFSL भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के DNA सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के DNA सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को FSL रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच रूसी मीडिया में अगले साल रूस की नेटो देशों से जंग छिड़ने की चर्चाएं तेज हो गई। वहां के एक न्यूज चैनल के टीवी शो में पहुंचे कुछ मेहमानों ने इस मुद्दे पर बातचीत की, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो लोग इस बात पर जोर देते दिखे कि रूस को नेटो के सदस्य देशों से अगले साल अप्रैल से मई के बीच जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही नहीं, टीवी शो में पहुंचे मेहमानों ने रूस को अभी से और ज्यादा घातक और एडवांस हथियार बनाने की भी सलाह दी, ताकि अगले साल नेटो से जंग छिड़ने पर रूस की सेना की ताकत अब से दुगनी हो जाए। इस पर उनसे वहां के पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या नेटो से भिड़ने के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध को छिड़ने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसका सीधा मतलब है दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। हालांकि उन्होंने परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार कर दिया। उधर चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है।
जिसे कोरोना फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजिंग में कोरोना विस्फोट होने के बाद चीन की सरकार ने लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का मिशन शुरू कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह कि कोरोना विस्फोट को रोकने में चीन पूरी तरह फेल हो गया। ऊपर से चीन ने यह भी मान लिया कि कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत से आंकड़े भी भरोसे लायक नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालात बेकाबू होते ही घुटने टेक दिए और साफ कहा कि अब वायरस को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। जबकि इससे पहले नेशनल हेल्थ कमीशन अपनी वेबसाइट पर कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज जारी करता था, लेकिन उसने रोजाना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों पर दुनिया को भरोसा कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब तो आंकड़े जारी ही नहीं होंगे। माना जा रहा है कि हालात संभालने के लिए चीन की सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। इधर मुंबई के वसई में समंदर किनारे एक दंपति को नोटों से भरा बैग मिला और उन्हें बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले। और उन्हें यह बैग वसई बीच पर सफाई के दौरान मिला, जिसमें करीब 57,000 रुपए मिले। हालांकि बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट थे, जिसके बाद उस दंपति ने नोटों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस ने आरबीआई की भी मदद ली ताकि पता लगाया जा सके कि नोट असली हैं या नकली। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर आईएनएस विक्रांत फंड में हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच में आर्थिक अपराध शाखा को किसी तरह के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत की मरम्मत के नाम पर गलत तरीके से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगा था। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने बाजवा को पाकिस्तान का दुश्मन तक बता दिया और इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने दुश्मन से कहीं ज्यादा उनके देश को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ रहते हुए न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी पीटीआई के कई नेताओं को भी परेशान किया। इसके साथ ही इमरान खान ने बाजवा पर पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाजवा ने शरीफ परिवार से जुड़े लोगों की जमकर तरफदारी की। यही नहीं, इमरान खान का यह भी आरोप है कि बाजवा के दखल से शहबाज शरीफ की पार्टी से जुड़े कई लोगों को उनके अपराधों के लिए माफी दे दी गई, जबकि उन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इसी वजह से इमरान खान ने बाजवा को पाकिस्तान के लिए दुश्मन से भी खतरनाक बताया। इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़वाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि इस बात का एहसान मानने के बजाय बाजवा इसके बाद उनकी सरकार गिराने में जुट गए थे। इधर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने ठीक उसी तकनीक से ऐसी वैक्सीन बना ली जो जानलेवा कैंसर से बचा सकती है। कैंसर की इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का शुरुआती ट्रायल भी पूरा कर लिया गया, जिसके शानदार नतीजों ने डॉक्टरों को उम्मीद से भर दिया कि स्किन, आंत और दूसरी तरह के कैंसर के मरीजों की जिंदगी अब बचाई जा सकेगी। कैंसर की एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन उसी मैसेंजर आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी। अहम बात यह है कि ये वैक्सीन हर कैंसर पेशेंट की तबीयत देखकर बनाई जाएगी। इस वजह से ये महंगी होगी, लेकिन साथ ही असरदार भी। इसे साबित करने के लिए स्टेज 3 और 4 के गंभीर स्किन कैंसर से जूझ रहे 157 मरीजों पर यह वैक्सीन टेस्ट की गई। ये वो मरीज थे जिनकी सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। इनमें कुछ मरीजों को करीब 1 साल तक कैंसर की वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों दी गई, वहीं कुछ को सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दी गई। नतीजे सामने आए तो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों लेने वाले मरीजों में कैंसर से मौत या कैंसर के दोबारा होने की संभावना में 44% की गिरावट देखी गई। हालांकि ये शुरुआती स्टडी है। इस नई कैंसर वैक्सीन को कारगर साबित करने के लिए और ट्रायल करने होंगे। इस बीच ब्रिटेन के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रैडकिन ने आशंका जताई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चीन को अटलांटिक महासागर में घुसने में आसानी हो सकती है, क्योंकि उसके रास्ते का रोड़ा बनने वाली बर्फ पिघल जाएगी और चीन की नेवी समंदर के इस हिस्से में भी घुस जाएगी। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से नॉर्थ पोल में बर्फ पिघल रही है, जो चीन को अटलांटिक महासागर में घुसने का रास्ता देगी। ब्रिटेन के सीडीएस टोनी रैडकिन का यह डर इसलिए है क्योंकि चीन समंदर के अलग अलग हिस्सों में घुसने की कोशिश में है, और अगर उसने अटलांटिक महासागर में एंट्री ले ली तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के सीडीएस ने खुलकर कहा कि बर्फ पिघलने से एशिया से यूरोप का रास्ता आधे वक्त में पूरा हो जाएगा और चीन की सेना इसका फायदा उठाकर अटलांटिक महासागर में घुसने का मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भारत की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी दाल नहीं गल रही। इसलिए अब वो समंदर के दूसरे हिस्सों में घुसपैठ की कोशिश करेगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के एक बड़े हिस्से में जमी बर्फ चीन को उसमें घुसने से रोकती है।
लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्थ पोल पर बिछी बर्फ की मोटी चादर पतली होने लगी, जिसकी वजह से चीन की नेवी को एक नया रास्ता मिलने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हो गया तो सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को होगी, क्योंकि अक्षर एस के शेप में फैले अटलांटिक महासागर की सीमाएं पूर्व में यूरोप और अफ्रीकी देशों और पश्चिम में अमेरिका से लगती हैं। इसके अलावा उत्तर में ये आर्कटिक महासागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। चीन जिस साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा करता है, वो प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, जहां वो किसी भी तरह की समुद्री सीमा को मानने से इनकार करता है। चीन का यही तेवर पश्चिमी देशों को डरा रहा है। यही नहीं, उसने अफ्रीकी देशों में अपनी नेवी का बेस बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जिसका पहला पड़ाव था जिबूती, जहां विदेश में बना चीन का पहला मिलिट्री बेस है, जो चीन को हिंद महासागर में घुसने का रास्ता देता है। लेकिन ब्रिटेन के सीडीएस की बातों से लग रहा है कि चीन की नजर केवल हिंद और प्रशांत महासागर पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर पर भी है, क्योंकि अगर वो वहां घुस गया तो अमेरिका की नाक में दम कर देगा। खबर है कि अटलांटिक महासागर में एंट्री के लिए उसने अफ्रीकी देश गिनी से बातचीत भी शुरू कर दी है और वहां मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि गिनी का पश्चिमी हिस्सा अटलांटिक महासागर से लगता है। और अगर चीन की पनडुब्बियां वहां पहुंच गईं, तो अमेरिका जानता है कि वो उसके पश्चिमी तट तक पहुंच जाएंगे। ब्रिटेन के सीडीएस ने इसी बात से आगाह किया और बोल दिया कि ये सबसे कठिन दौर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सीधा कनेक्शन देशों की सुरक्षा से जुड़ गया है। उधर महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां आरोप है कि इंश्योरेंस की 4 करोड़ की रकम हड़पने के लिए एक महिला ने अपने नकली पति का मर्डर कर दिया। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या की गई, उसी ने पहले उस महिला के साथ मिलकर पैसों के लिए यह प्लान बनाया था। लेकिन बाद में जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, तब पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि जिसका मर्डर हुआ, उसी ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए आरोपी के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसके तहत उन्होंने शादी के नकली दस्तावेज बनवाए। लेकिन उन्हें कई दिनों तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी हत्या करने के बाद वो उसे महिला का पति बताकर बीमे की रकम हासिल कर सके। कहा गया कि जब काफी दिन बीत गए, तब आरोपी ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपने नकली पति की ही हत्या करवा दी। बाद में उसके शव को गाड़ी से कुचल दिया। इसके बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम किया और फिर उसे 4 करोड़ की रकम भी मिल गई। लेकिन उस महिला के मुताबिक उसके साथियों ने 3.5 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और उसे सिर्फ 50 लाख रुपए ही दिए। एक महिला आणि 5 पुरुष अशा एकूण 6 व्यक्तींना अटक करण्यात आलेली आहे। बताया गया कि इंश्योरेंस में मिले पैसों को बांटने के मुद्दे पर उन लोगों के बीच लड़ाई हो गई और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के दौसा में पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हो गईं। वहां भीम आर्मी ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, जिसके लिए सड़क किनारे राहुल गांधी गो बैक के पोस्टर लगाए गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव प्रशांत बैरवा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर 1 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे देर रात दुबई से भारत लाया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची। लेकिन दोनों के बीच घंटों चली बातचीत के बाद उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। विकास लगरपुरिया गुरुग्राम के एक इलाके में हुई करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा उसके खिलाफ कई और मामलों में भी केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भागा था, जिसकी वजह से उसे वहां एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। उधर केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी। उनकी जगह तेज गेंदबाज टीम सऊदी को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, जिसकी जानकारी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने दी। हालांकि केन विलियमसन वनडे और T20 मैचों में टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम ने अब तक 40 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 22 मैचों में टीम ने जीत दर्ज की। वहीं 10 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाने पर मचे बवाल के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां पेड्रो कास्टिलो के समर्थकों ने कई शहरों में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसकी एक तस्वीर आई कुस्को से। वहां तो सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प तक हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे पेरू के लोगों ने वहां जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क पर तैनात कुछ पुलिस वालों पर ऊंचाई से पत्थर बरसाए ताकि वो उनसे बच ना पाएं, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग करते हुए कुछ लोगों को खदेड़ दिया, तो वहीं कुछ को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वहां राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो ने इमरजेंसी का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। यही वजह रही कि उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया। उधर जबरन लड्डू खिलाने पर मंच पर दूल्हा और दुल्हन आपस में भिड़ गए। ये वीडियो किस जगह का है, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा दुल्हन को लड्डू खिलाता दिखाई दिया।
इस दौरान दुल्हन उसे रोकती नजर आई, लेकिन वो नहीं माना और उसे जबरन लड्डू खिलाने की कोशिश करता रहा, जिस पर दुल्हन को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दूल्हा और दुल्हन सबके सामने मंच पर ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं माने और एक दूसरे से झगड़ते रहे। थोड़ी देर तक मंच पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह समझा बुझाकर दोनों को शांत करा लिया गया। इधर खबर है कि चीन के 6 राजनयिक पुलिस पूछताछ के डर से यूके छोड़कर अपने देश भाग गए। उन पर हांगकांग के एक समर्थन को यूके के मैनचेस्टर में मौजूद चीन की एम्बेसी के अंदर पीटने का आरोप था, जिसके बाद यूके की सरकार से उन पर एक्शन लेने की मांग तेज हो गई थी। यही वजह थी कि यूके की सरकार ने चीन से इस मामले में आरोपी राजनयिकों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में चीन को बुधवार तक जवाब देना था, लेकिन चीन की सरकार ने जवाब देने के बजाय अपने राजनयिकों को चीन वापस बुला लिया, जिसके बाद यूके ने चीन पर उनके देश के कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। बताया गया कि मारपीट की यह घटना 16 अक्टूबर की थी। आरोप है कि हांगकांग की आजादी के समर्थन में नारे लगाते एक शख्स को चीन के राजनयिकों ने मैनचेस्टर में बुरी तरह पीटा था, जिससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस की सेना ने यूक्रेन से लगी सीमाओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि बेलारूस भी रूस के साथ अब खुलकर जंग में उतरने वाला है, क्योंकि अब तक तो उसने सिर्फ अपनी जमीन ही पुतिन के हवाले की थी, जहां से रूसी सेना ने यूक्रेन पर सबसे पहले धावा बोला था। बेलारूस की जमीन पर ही रूस ने अपनी घातक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। बेलारूस में ही पुतिन के 12,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी का दावा किया जाता है, जो वहां यूक्रेन पर हमले की तैयारी की ट्रेनिंग में जुटे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसने सबके कान खड़े कर दिए। वीडियो में बेलारूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का काफिला एक इलाके से गुजरता दिखाई दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस की सेना की ये टुकड़ी यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बेलारूस रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला बोलेगा और उसके सैनिक पुतिन की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन को पस्त कर देंगे। हालांकि बेलारूस की सेना ने पश्चिमी मीडिया के दावे को गलत करार दिया। उसने अपनी सेना यूक्रेन की सीमा की तरफ भेजे जाने की अपनी रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया और दावा किया कि वो बस अपनी सेना की तैयारियों को परखना चाहता है। बेलारूस के मुताबिक इस अभ्यास के जरिए उसने हमले के वक्त बचाव की ताकत देखी, क्योंकि बेलारूस को यह डर है कि पुतिन की मदद करने के बाद उसने यूक्रेन को अपना दुश्मन बना लिया। इसके साथ ही पश्चिमी देशों को भी बेलारूस कांटे की तरह चुभने लगा है। यही वजह है कि उसने अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना कर दिया, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि हमला होने पर उसके हथियार कहीं धोखा तो नहीं देंगे। बेलारूस के मुताबिक उसकी सेना में 45,000 से ज्यादा सैनिक हैं और वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं भी या नहीं, इसका पता लगाना जरूरी है। लेकिन बेलारूस के इस दावे पर पश्चिमी देशों को जरा भी भरोसा नहीं है और उनका मानना है कि अपनी रक्षा के बहाने बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा के पास घातक हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच अभिनेता सोनू सूद को ट्रेन में लापरवाही बरतने के लिए रेलवे पुलिस ने नसीहत दी। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो चलती ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे नजर आए, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों ने सोनू सूद को जमकर ट्रोल भी किया। वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो पर रेलवे पुलिस को टैग कर दिया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने इस लापरवाही के लिए उन्हें नसीहत दे डाली और उनको सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी। कुछ दिनों पहले ही वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी का दौरा किया था, जिसके बाद कश्मीर फाइट नाम के आतंकी संगठन ने सरकारी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम की लिस्ट जारी की और उन्हें घाटी में न बसाने की हिदायत दी, जिसके बाद वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की। उधर ईरान में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच यूएन ने उसे संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 8 देशों ने ईरान के खिलाफ वोट डाले, जबकि भारत समेत 16 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने ईरान पर महिलाओं के मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूएन ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पर वोटिंग करवाई। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने परमाणु बॉम्बर Tu-95 को पेट्रोलिंग के लिए उतार दिया ताकि यूक्रेन को डराया जा सके। कहा गया कि हाल ही में यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन ने रूस के कई लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था, जिस पर भड़के पुतिन ने अब अपने परमाणु बॉम्बर Tu-95 को भी जंग के मैदान में उतार दिया। हालांकि ये खतरनाक बॉम्बर नया नहीं है, बल्कि दशकों से ये रूसी सेना का हिस्सा है, लेकिन पुतिन ने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। दावा है कि रूस का ये Tu-95 बॉम्बर क्रूज मिसाइलों और परमाणु बमों से भी हमला कर सकता है। रूस के मुताबिक इस बॉम्बर में 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का दम है।
यही नहीं, इस बॉम्बर की आवाज बेहद डरावनी मानी जाती है। यह आवाज जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इस बॉम्बर को आसमान से उड़ते हुए देखकर लगता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने इसे पेट्रोलिंग के लिए उतारा है। बताया गया कि Tu-95 के साथ सुखोई 30 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को भी इस काम में लगाया गया ताकि जेलेंस्की की सेना को डराया जा सके। असल में पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। इधर हरियाणा के पानीपत में एक महिला ने करीब 8 लाख के बिजली बिल आने पर ढोल और बीन बजाकर प्रदर्शन किया, जिसके लिए वो बिजली विभाग के एक दफ्तर पहुंच गई और अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग बैनर के साथ उस इलाके के बिजली दफ्तर की तरफ जाते दिखे, जिस पर करीब 8 लाख रुपए के बिजली बिल का जिक्र था। इस बीच वहां प्रदर्शन के लिए ढोल बजते नजर आए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली दफ्तर के सामने भैंस बांध दी और उसके सामने बीन बजाकर जमकर विरोध जताया। इसके बाद कुछ लोग बिजली बिल लेकर दफ्तर के अंदर पहुंच गए। इस दौरान उन लोगों की एक अधिकारी से बहस भी हुई। उस अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये लोग बिजली विभाग की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सरकार की छवि खराब करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। हालांकि पानीपत में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक बुजुर्ग महिला का बिजली का बिल 21 लाख रुपए आया था, जिसके बाद उन्होंने भी बिजली दफ्तर के सामने ढोल बजाकर विरोध जताया था। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी नए बने समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हवाई फायरिंग करता दिखाई दिया। इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर को ही किया था और उसी नए एक्सप्रेस वे पर वो आदमी हवाई फायरिंग करता नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसके पीछे से एक आदमी बंदूक के साथ आता नजर आया। इसके बाद वो गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और बंदूक को हवा में लहराते हुए फायरिंग करने लगा। हालांकि बंदूक नकली थी या असली, इसका पता नहीं चल सका। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की अपील की ताकि ट्रेन वक्त पर स्टेशन से रवाना हो सके, क्योंकि रेलवे का आरोप है कि पुणे में इन दिनों ट्रेनों में चेन खींचने की घटनाएं बढ़ गईं, जिसकी वजह से ट्रेन को तय समय पर रवाना करना मुश्किल हो गया, क्योंकि यात्री ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और स्टेशन पर मौजूद उनके साथी ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक देते हैं। इसलिए पुणे रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन 1 घंटे पहले पहुंचने की अपील की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने लौह पुरुष सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। इस मौके पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उधर टीवी एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने जिम ट्रेनर शाहनवाज शेख से शादी कर ली, जिसमें उनके परिवार वाले और कुछ करीबी दोस्त मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। साथ ही देवलीना ने अपनी शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो लाल साड़ी में दुल्हन बनी नजर आईं। देवलीना और शाहनवाज करीब 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहे थे, तभी उस बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क पार करते नजर आए। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की सप्लाई के बाद ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उसने साफ कह दिया था कि ईरान आग से खेल रहा है। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों में बदलाव करके रूस भेजे जाने की खबर सामने आने के बाद यूरोपियन यूनियन बुरी तरह से भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसे हड़पने के लिए चीन ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है
और उस साजिश के तहत चीन ने डोकलाम में कई निर्माण कर लिए हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें दिखा कि चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी पर पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। हालांकि 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों सेनाओं ने विवादित जगह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दुगना कर लिया है। उधर अरुणाचल के तवांग में चीन को खदेड़ने के साथ ही सेना ने एलएसी के पास सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया। एलएसी के पास ऐसे ही एक इलाके में न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, जहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में सड़कों की मरम्मत की जा रही थी। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में भी सभी लोग अपने काम में जुटे रहे ताकि चीन सीमा तक पहुंचने के रास्तों में किसी तरह की अड़चन न आए। चाहे जितनी भी कोई भी सिचुएशन हो, इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होता रहता है। इसके अलावा न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में चीन सीमा के काफी करीब उस इलाके में पहुंची जहां से चीन के सैनिकों की चौकियां चंद कदमों की दूरी पर हैं। फिलहाल आपको कोहरा नजर आ रहा होगा चारों तरफ, लेकिन मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूँ। 9 दिसंबर की झड़प के बाद चीन के सैनिक अपनी सीमा में दुबके हुए हैं, जबकि भारत के जवान एलएसी पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। इस बीच भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है, ताकि एक बार में उसकी चोरी पकड़ी न जाए, और इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़ी रकम पर हाथ साफ करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं, जिससे इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहां गई। यूरोप में 1940 के दशक में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था, और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता है, जिसका जिक्र पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने किया। This is the tactics that they have adopted and we are continuing to do, what we call salami slicing. चीन के सैनिक भी भारत की सीमा के पास के इलाकों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वो वहां अपनी पैठ बना लेंगे। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही, क्योंकि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। उधर 9 दिसंबर को तवांग में भारत के साथ हुई झड़प के बाद चीन ने एलएसी की निगरानी का नया प्लान तैयार किया है। भारतीय वायुसेना से निपटने के लिए चीन न सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों को बदल रहा है, बल्कि वो ड्रोन की फौज उतारने की भी तैयारी में है, क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और ताकतवर मिसाइलें हैं जिनसे पार पाना चीन के बूते के बाहर है, और इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 350 पुराने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और 5वीं पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल दिया, जिन्हें एलएसी के पास तैनात किया गया है। इनके अलावा चीन के Z-10 और Z-20 अटैक हेलीकॉप्टर भी तिब्बत में तैनात हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि एलएसी की निगरानी के लिए चीन 550 नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात करने का प्लान है। भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचने के लिए चीन के HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 मिसाइलें भी मोर्चे पर हैं। भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी के पास कई नए रनवे और विमानों को रखने के लिए मजबूत हैंगर तक बना लिए हैं। इजराइल ने दावा किया कि ईरान जंग में रूस की मदद करने के लिए अपनी मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करके वहां भेजने की तैयारी में जुटा है। ऐसा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए एक बैन से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान उस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और इसीलिए वो रूस भेजने के लिए अपनी मिसाइलों की क्षमता घटा रहा है। वो रूसी सेना के लिए ऐसी मिसाइलें भेजने जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम की हो। ईरान के पास 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी की खबर पहले ही आ गई थी। पहली मिसाइल फतह 110 है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये 500 किलो तक विस्फोटक लेकर जा सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम जुल्फकार है, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने फतह 110 में बदलाव करके उसकी रेंज को घटा दिया है ताकि वो आसानी से उसे रूस भेज सके, जबकि जुल्फकार मिसाइल में भी बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इसे रूस भेजा जाएगा या नहीं, इसके बारे में इजराइल ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला,
लेकिन उसने यह दावा जरूर किया कि ईरान बड़ी ही चालाकी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आंखों में धूल झोंक रहा है और बड़े आराम से अपनी मिसाइलें रूस भेजने में जुटा है, जबकि ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए सख्त बैन तक लगाया गया है। और यह बैन उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2015 में लगाया था। तब वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो किसी देश से ऐसे हथियार ले भी नहीं सकता। 2015 में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी देश ईरान से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल और ड्रोन नहीं ले सकता और ना ही उसे ऐसा हथियार दे सकता है। इसके साथ ही 500 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइल और ड्रोन के लेन देन पर भी रोक लगाई गई। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह रोक अक्टूबर 2023 तक लगाई है, लेकिन ईरान ने इससे पहले ही रूस को थोड़े बहुत बदलाव के साथ मिसाइलें भेजने की तैयारी कर रखी है और इजराइल इसी कोशिश में जुटा है कि ईरान की इस चालाकी को अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों के सामने लाया जाए, जिसके लिए उसने एक दस्तावेज दुनिया के 12 से ज्यादा देशों को भेजे हैं। इजराइल के मुताबिक इस दस्तावेज में इस बात के पक्के सबूत हैं कि किस तरह ईरान हथियार रूस भेज रहा है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान पर मध्य प्रदेश के इंदौर में जमकर बवाल हुआ। फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर वहां प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने शाहरुख खान के पोस्टर पर जमकर चप्पलें बरसाईं। वहां विरोध जता रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शाहरुख खान का पुतला भी फूंका। इस बीच भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी फिल्म में भगवा के अपमान का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। तो भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो फिल्म के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती हैं। यही नहीं, उन्होंने पठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दे दी। लेकिन उनकी इस चेतावनी और पठान पर मचे बवाल के बीच पहली बार शाहरुख खान का बयान सामने आया। शाहरुख खान 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे। जब उन्होंने फिल्म का विरोध होने की बात का जिक्र किए बिना अपनी बात रखी कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख ने वहां सोशल मीडिया पर चलाई जा रही मुहिम की वजह से फिल्मों को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई। सोशल मीडिया इज ऑफन ड्रिवन बाय अ सर्टेन नैरोनेस ऑफ व्यू। शाहरुख खान ने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया को नकारात्मकता और अफवाह फैलाने का प्लेटफॉर्म बनाने से बचें। उधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहे थे, तभी उस बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क पार करते नजर आए। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। फिर भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, वो उसे आगे बढ़ाकर ले जाने लगा, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग बस के नीचे आ गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देख ड्राइवर ने बस रोक दी। इसके बाद बुजुर्ग को बस के नीचे से निकाला गया। इस हादसे में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि करीब 10 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध क्रिसमस पर भी नहीं थमेगा, जबकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से क्रिसमस तक युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी और उन्होंने ये अपील की थी कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन से बाहर ले जाने की शुरुआत करे ताकि क्रिसमस तक युद्ध रोका जा सके। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के इस प्रस्ताव को रूस ने नकार दिया। जवाब के तौर पर पुतिन की फौज ने एक रोज पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई हवाई हमले कर दिए। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से किए गए इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और रूस ने इन हमलों के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि क्रिसमस पर भी ये युद्ध नहीं थमने वाला है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस अमेरिका से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन पर हमले और तेज करेगा, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस ताकतवर हथियार को अमेरिका यूक्रेन को सौंप देगा और रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका का यह हथियार उसकी मिसाइलों के लिए काल बने। इधर राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से दौसा में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि प्रशासन ने सड़क पर झूल रहे तारों को ऊपर करने के लिए कई गांवों की बिजली काट दी। यानी राहुल की यात्रा का असर उल्टा हो गया, क्योंकि सवाल बीजेपी पर नहीं बल्कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर ही उठे। राहुल ये यात्रा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दौसा में इसका उल्टा होता दिखा, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने निकले राहुल की यात्रा ने जनता की मुसीबत बढ़ा दी। भारत जोड़ो यात्रा में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्रशासन ने कुछ गांवों की बिजली ही काट दी,
जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कब तक जाम रहेगा? जब तक हमारी लाइट नहीं लग जाएगी। प्रशासन ने तर्क दिया कि सड़क पर झूल रहे तारों को ऊपर करने के लिए ऐसा किया गया, जिसके लिए राहुल की यात्रा का वक्त चुना गया। ठीक करने का काम अभी क्यों चल रहा है? ये राहुल गांधी जी आ रहे हैं ना इसके लिए। राहुल गांधी केंद्र को चुनौती देने के लिए यात्रा पर निकले हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनकी आवभगत के लिए जनता की परेशानी ही बढ़ा दी, जिसकी वजह से राहुल के सामने ही चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझा था और अब राजस्थान सरकार पर यात्रा के नाम पर लोगों की दिक्कत बढ़ाने का आरोप लग गया, जिससे राहुल की बीजेपी को चित करने की रणनीति को नुकसान हो सकता है। उधर अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले उन्हें लिखित में अपनी दलीलें कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मकान मालिक पर अपने किराएदार अंकित की हत्या करने का आरोप लगा। मकान मालिक पर आरोप है कि जब किराएदार ने उससे उधार दिए 60 लाख रुपए वापस मांगे तो उसने उसकी हत्या कर दी और फिर अंकित के शव को 4 टुकड़ों में काटकर गंग नहर में फेंक दिया। कई दिनों तक जब अंकित के दोस्तों की उससे कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने अंकित की गुमशुदगी की शिकायत मोदीनगर थाने में दर्ज करवाई। न्याय मिले, इतने जघन्य जो अपराध हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों से पूछताछ की, मगर अभी तक अंकित का शव नहीं मिल पाया। इस बीच आरोप लगाया गया कि वियतनाम की विमान कंपनी वियत जेट ने एक ऐसी फ्लाइट की टिकटें बेच दी जो असल में थी ही नहीं। जानकारी के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर बेंगलुरु से वियतनाम के शहरों की तरफ जाने के लिए हवाई टिकटें बेची गईं, जबकि इस कंपनी की एक भी फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे से उड़ती नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब इस बात का पता यात्रियों को लगा तो वहां हंगामा मच गया। हजारों रुपए की ठगी का शिकार हुए यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बाद विमान कंपनी ने अपना हेल्पलाइन नंबर तक बंद कर दिया। उधर खबर है कि सऊदी अरब के टीचरों को अब चीन की भाषा मैंडरिन भी सिखाई जाएगी। चीन के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया ताकि सऊदी अरब में लोग चीन की संस्कृति और भाषा को समझ पाएं। पिछले हफ्ते ही चीन के साथ सऊदी अरब ने सैकड़ों करोड़ डॉलर के सौदे किए हैं। इन सौदों के बाद सऊदी अरब पश्चिम एशिया में चीन का सबसे बड़ा साझेदार बन गया। 2019 में ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वहां के स्कूलों में चीन की भाषा मैंडरिन सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन टीचरों की कमी होने के कारण आदेश का पालन मुश्किल हो गया। इसीलिए अब सऊदी अरब के टीचरों को चीन की भाषा मैंडरिन सिखाने का फैसला लिया गया है। इधर अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। चारों आरोपी वहां ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के लिए संगीत की धुन पर एक वीडियो बना लिया, जो बाद में काफी वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होते ही एसएसपी ने उन चारों पर एक्शन ले लिया। वीडियो संज्ञान में है और ड्यूटी करते समय उनका अनुशासन उम्दा दिखाई पड़ा है। बताया गया कि चारों आरोपी राम जन्मभूमि परिसर में वीआईपी सुरक्षा में तैनात थी। उनका ये वीडियो वायरल होने पर पहले उन्हें लाइन हाजिर किया गया, बाद में उन पर सख्त कार्रवाई की गई। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का विवाद अब जंग में बदलता दिखने लगा है। महज 3 दिन के अंदर दूसरी बार ड्यूरन लाइन पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। हैरानी की बात यह कि दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए। बॉर्डर के पास के इलाकों में रहने वाले कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और इंटरनेट पर डाल दिए। कुछ जगहों पर गोलीबारी के बाद आग लगने की भी खबर है। हालांकि अब तक मरने वाले लोगों का आंकड़ा साफ नहीं है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में ड्यूरन लाइन पर दूसरी बार गोलीबारी हुई। जब से तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की बागडोर आई है, बॉर्डर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की कोशिश पूरी ड्यूरन लाइन पर तार लगाने की है, लेकिन अफगानिस्तान इसके पूरी तरह खिलाफ है। यहां तक कि वो तो ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं मानता। इसीलिए ड्यूरन लाइन का संघर्ष अब जंग की वजह बन सकता है। उधर खबर है कि यूरोप के देश रोमानिया में 20 बार उठक बैठक करने पर बस की फ्री टिकट मिल रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला उठक बैठक करती नजर आई, जबकि उसके ठीक सामने लगी एक मशीन उसकी गिनती करती दिखी। और जैसे ही उस महिला ने 20 बार उठक बैठक पूरी की, मशीन ने उसे बस की फ्री टिकट दे दी, जिसे लेकर वो मुस्कुराती हुई वहां से बस में सफर करने के लिए जाती नजर आई। बस में फ्री टिकट मिलने का दावा करते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूरोप के देश रोमानिया के किसी शहर का है, जहां इस तरह की फ्री बस टिकट देने वाली मशीन लगाई गई है। इधर बच्चों की मौत के मामले में गिरी मेडन फार्मा नाम की दवा कंपनी को केंद्र सरकार से क्लीन चिट मिल गई। ये दवा कंपनी अफ्रीकी देश द गैम्बिया में बच्चों की मौत के बाद सवालों के घेरे में आई थी, लेकिन अब सरकार ने मेडन फार्मा को राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी।
जांच में कंपनी की दवा में मिलावट नहीं पाई गई। द गैम्बिया में खांसी की दवा पीने से 66 बच्चों की मौत होने के आरोप लगने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसने दवा कंपनी को दोषी नहीं पाया। उधर ऑस्ट्रेलिया में अचानक अब्दुल घाड़िया नाम के एक लड़के के बैंक खाते में 7,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आ गए और अब्दुल ने उन्हें खर्च भी कर दिया, जिसके लिए उसे 18 महीने की सजा सुनाई गई। क्योंकि जो 7,60,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 6 करोड़ से ज्यादा अब्दुल घाड़िया के बैंक खाते में आए, वो उसके थे ही नहीं, जिसकी जानकारी बैंक को दिए बगैर ही उसने रकम को खर्च कर दिया। अब्दुल ने उस रकम से सोने की ईंटें और महंगे कपड़े खरीदे और इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने उसे 18 महीने की सजा सुनाई। इस बीच जर्मनी की संसद ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की खरीद को हरी झंडी दे दी। जिस तरह से पुतिन यूरोप के देशों पर हमले की धमकी दे रहे हैं, उसे देखते हुए जर्मनी खुद को मजबूत करने में जुटा है और इसी कड़ी में उसने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने का मन बना लिया। वो अमेरिका और दूसरे देशों से घातक हथियार खरीद रहा है ताकि अगर यूक्रेन की तरह रूसी सेना ने उस पर हमला किया तो उसे अमेरिका या फिर दूसरे नेटो देशों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यही वजह रही कि जर्मनी की संसद ने अमेरिका से 35 F-35 फाइटर जेट की खरीद पर मोहर लगा दी। इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए जर्मनी 1060 करोड़ डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 85,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिनमें 8 एयरक्राफ्ट की सप्लाई उसे 2026 तक होने की उम्मीद है। अमेरिका के इन विमानों को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में एक माना जाता है, क्योंकि ये इतनी रफ्तार से दुश्मन पर झपटते हैं कि उसके लिए संभल पाना मुश्किल हो जाता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस ये विमान किसी भी रडार को धोखा देने में माहिर माने जाते हैं। उड़ान भरने के बाद ये कुछ ही मिनटों में बम बरसाकर एक बड़े इलाके को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इन फाइटर जेट में लगी आधुनिक मशीन गन से कुछ ही सेकंड में कई गोलियां बरसाई जा सकती हैं। उधर मंगल ग्रह पर आए एक बवंडर की आवाज पहली बार रिकॉर्ड हो गई। ये कमाल मंगल पर रिसर्च करने गए नासा के रोवर ने किया। मंगल पर बवंडर उठते रहते हैं। नासा का रोवर भी वहां अब तक 90 बवंडर डिटेक्ट कर चुका है, लेकिन यह पहली बार हुआ जब बवंडर उठते वक्त उसका माइक ऑन था। और इत्तेफाक से मंगल पर उठे बवंडर की आवाज रोवर ने रिकॉर्ड कर ली। ये घटना पिछले साल की है, जब बवंडर आया और तुरंत चला गया था। उस बवंडर का ऑडियो सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन बताया गया कि वो कम से कम 400 फीट ऊंचा था, यानी कुतुब मीनार से भी ऊंचा, और 16 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। नासा के हाथ ये बहुत बड़ा सुराग लगा है। मंगल पर धूल एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती है, ये रिकॉर्डिंग उसे समझने में बहुत अहम साबित हो सकती है। इधर आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या कर मामले को उलझाने के लिए उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में उसका साथ उसके पिता ने भी दिया। और आरोप है कि 26 नवंबर को दोनों ने मिलकर महिला डॉक्टर को पहले डंडों से पीट कर उसकी हत्या की और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बक्से में बंद कर लखीमपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर ले गए। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी अभिषेक ने वहां ले जाकर चोरी छिपे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और लौटते ही अपने ससुराल वालों के साथ पहुंचकर लखीमपुर खीरी में अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, ताकि उस पर कोई शक न करे। मृतका के परिवार वालों को बिन बताए ये लोग वापस आए। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। उधर गोधरा कांड में फारूक नाम के एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। फारूक पिछले 17 साल से जेल में बंद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया। फारूक 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने का दोषी पाया गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इधर लखनऊ में देश के सबसे ऊंचे घंटाघर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहां लगी घड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गलत समय बता रही थी, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन ने उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया ताकि उसमें आई तकनीकी खराबी को ठीक किया जा सके। अगले 2 से 3 दिनों में वो घड़ी प्रॉपर रूप से चालू हो जाएगी। लखनऊ में ये घंटाघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसकी वजह से लखनऊ प्रशासन घड़ी को जल्द ठीक कराने में जुटा है। इस बीच अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने का असर भारत के शेयर बाजार पर भी दिखा। पूरे दिन शेयर बाजार लाल निशान में ही कारोबार करता रहा और सेंसेक्स 878 अंक गिरकर 61,799 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 245 अंकों की गिरावट के साथ 18,414 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बाद दुनिया भर में मंदी का डर सताने लगा, जिसका असर भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के बाजारों में भी दिखा। उधर इलॉन मस्क ने अपने जेट को ट्रैक करने वाले शख्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। जिस शख्स ने मस्क के जेट को ट्रैक किया उसका अकाउंट सस्पेंड किया जा चुका है।
जिसके बारे में मस्क ने जानकारी दी और धमकी दी कि उनके जेट को ट्रैक करने वाले शख्स पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि एलॉन मस्क का कहना है कि किसी शख्स के विमान को ट्रैक करना और उसकी सटीक लोकेशन को सोशल मीडिया पर बताना कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। मस्क ने इस मामले में 20 साल के एक छात्र का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया और आरोप लगाया कि एक दिन पहले उसने ट्विटर पर उनके विमान से जुड़ी जानकारी शेयर की थी, जबकि आरोपी छात्र ने बताया कि उसे मस्क के विमान की जानकारी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से मिली, लेकिन मस्क ने इस दलील को नहीं माना और 5 लाख फॉलोअर वाले उस छात्र के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद मस्क के उस बयान की चर्चा होने लगी जो उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद दिया था, क्योंकि तब उन्होंने लोगों को भरोसा दिया था कि उन्हें ट्विटर पर बेबाकी से अपनी राय रखने की आजादी मिलेगी। इधर महाराष्ट्र के पुणे में जबरन दुकान बंद कराने आए लोगों को एक महिला ने भगा दिया। वहां कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पुणे में 13 दिसंबर को एक दिन के बंद का ऐलान किया था, लेकिन जब उस महिला ने दुकान बंद नहीं की तो उसे बंद कराने के लिए कई लोग वहां पहुंच गए। वो महिला से बार बार कहते रहे कि पुणे बंद है, दुकान बंद करो, लेकिन उस महिला ने उनकी एक न सुनी। बंद करणार नहीं, दुकान बंद करणार नहीं। वो लोग महिला से काफी देर तक बहस करते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और उन्हें भगा दिया, जिसके बाद वो अपने कुछ और साथियों के साथ वहां दोबारा पहुंच गए। हालांकि इसके बाद भी महिला ने दुकान बंद करने से इनकार कर दिया। असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक बयान से नाराज कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पुणे में 13 दिसंबर को बंद का ऐलान किया था, जिसे शिवसेना और एनसीपी ने भी समर्थन दिया। महिला के दुकान न बंद करने का ये वीडियो उसी दिन का बताया गया। इस बीच यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जल्द ही किसी खुफिया बंकर में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में बहुत तेजी से फ्लू का खतरा फैल रहा है और रूस की सरकार के कई अधिकारी भी फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। मॉस्को में क्रेमलिन वो सरकारी इमारत है जहां से रूस की सरकार अपना काम करती है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन में काम करने वाले कई लोगों के फ्लू की चपेट में आने के बाद राष्ट्रपति पुतिन वहां से किसी खुफिया ठिकाने पर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से उन्हें बहुत जल्द किसी बंकर में भी शिफ्ट किया जा सकता है, जहां से वो यूक्रेन युद्ध की कमान संभालेंगे। साथ ही पुतिन के परिवार को भी उसी बंकर में भेजा जा सकता है। दावा है उनका ये पूरा महीना उसी बंकर में बीतेगा। दावा ये भी है कि फ्लू की वजह से पुतिन ने इस साल के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिनमें क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल थे। इधर सीमा पर चीन से बढ़े तनाव के बीच डीआरडीओ ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की ये ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल चीन और पाकिस्तान समेत ईरान तक मार करने की क्षमता रखती है और इसका टेस्ट ऐसे समय में किया गया जब एलएसी पर तनाव का माहौल बना हुआ है। तवांग में हुई झड़प के ठीक 6 दिन बाद भारत ने चीन को अपना दम दिखा दिया। अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 6000 किलोमीटर दूर तक अग्नि 5 किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। उधर महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच कर्नाटक की एक सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर कुछ लोगों ने उसे निशाना बनाया, जिससे कर्नाटक की इस सरकारी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। असल में पिछले महीने कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पड़ने वाले 40 गांवों पर दावा ठोका था, जिसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच विवाद बढ़ गया। इस बीच खबर है कि यूके में भारतीय मूल की महिला पुलिसकर्मी को पति के गुनाहों की सजा मिली। इवनिंग स्टैंडर्ड नाम की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महिला का पति नशे का कारोबार करने का दोषी पाया गया, जिसके बाद भारतीय मूल की उस महिला पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। इवनिंग स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में पुलिस को महिला के पति के घर छापेमारी में नशीले पदार्थ मिले थे। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी के पति को अगले साल सजा सुनाई जाएगी। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर एक महिला और उसकी बेटी गिर गई, लेकिन गनीमत यह रही कि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती नजर आई। तभी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। जब उसकी बेटी ने देखा कि उसकी मां ट्रेन में चढ़ नहीं पाई तो वो चलती ट्रेन से उतरने लगी और इसी चक्कर में उसका भी संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई। हालांकि उस दौरान वहां मौजूद आरपीएफ के एक जवान और कुछ लोगों ने मिलकर उन दोनों को खींच लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बीच रूस के एक कमांडर ने दावा किया कि उसके सैनिक ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। एक वीडियो जारी कर वो पुतिन से नए सैनिकों को सुविधाएं मुहैया कराने की गुहार लगाता दिखा, ताकि वो जंग में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो सकें। सामने आए वीडियो में रूस का कमांडर और उसके सैनिकों के पास सर्दियों के कपड़े न होने का आरोप लगाता नजर आया। इसके अलावा उसने दावा किया कि सैनिकों के पास न तो दवाइयां बची हैं और न ही ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त साधन। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों के लिए उसके सहयोगी देशों ने $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी बजट तैयार रखा है। कमांडर ने
दावा किया कि ठंड से ठिठुरते सैनिकों का हौसला अब जवाब देने लगा है, इसलिए ये जरूरी है कि उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, वरना खून जमा देने वाली सर्दी में उनका जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। उधर भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 271 रन की बढ़त बना ली। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट खोकर 133 रन बना लिए। इस तरह भारत ने 271 रन की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को 3 और उमेश यादव को 1 सफलता मिली। इधर केंद्र सरकार ने असम के गमोसा समेत 9 चीजों को जीआई टैग दे दिया। इसी के साथ भारत में जीआई टैग बढ़कर 432 हो गए, जिनमें दक्षिण में तेलंगाना से लेकर उत्तर में लद्दाख तक देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद शामिल हैं। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का पेटेंट होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट सिर्फ एक खास जगह पर ही बनता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद को उस खास इलाके के बाहर नहीं बनाया जा सकता। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन की फौज के 7 ठिकाने तबाह कर दिए। बताया गया कि पुतिन की सेना ने खार्किव के साथ साथ दूसरे शहरों में भीषण हमले किए, जिनमें जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने मिसाइलों और दूसरे खतरनाक हथियारों से हमले कर यूक्रेन की सेना के 7 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। बताया गया कि रूस की सेना के जोरदार हमलों में यूक्रेन के कई हथियार भी नष्ट हो गए। दावा है कि खार्किव के साथ साथ जिन जगहों पर मिसाइलों की बारिश की गई, वहां से यूक्रेन रूसी फौज पर हमले कर रहा था। खबर है कि इन हमलों में पुतिन की सेना को नुकसान भी उठाना पड़ा। रूस के मीडिया का दावा है कि इसीलिए रूसी सेना ने पलटवार कर यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाई। दावा तो यहां तक किया गया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे 40 भाड़े के लड़ाकों को भी रूसी सेना ने मार गिराया। इधर पंजाब के होशियारपुर में टोल प्लाजा फ्री करवाने के लिए किसान संघर्ष कमेटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया। इस दौरान हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब टोल प्लाजा पर हंगामा कर रहे किसान पुलिस वालों से ही उलझ गए। कई लोग तो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में किसान संघर्ष कमेटी के लोग हाथों में झंडा लेकर टोल प्लाजा फ्री करवाने के लिए प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। टोल पर हो रहे हंगामे की वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा शांत कराने के लिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर नैन्सी पेलोसी के पति पर हुए हमले की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि हमलावर की लिस्ट में अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं, जिनमें राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और अभिनेता टॉम हैंक्स का भी नाम शामिल है। नैन्सी पेलोसी के पति के बाद वो दोनों हमलावर के अगले टारगेट थे। पुलिस ने कोर्ट को ये जानकारी हमलावर से पूछताछ के बाद दी। इधर एक महिला ने हवा में उड़ते विमान के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे दिया। ये विमान दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर से हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम की तरफ जा रहा था। तभी विमान में बैठी उस महिला को अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद वो टॉयलेट गई और वहां उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उस महिला ने दावा किया कि उसे अपने गर्भवती होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि प्लेन के लैंड होते ही उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। नियमितीकरण की मांग पर ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं और उनका दावा है कि यह धरना उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी बंगलों पर जारी है, जिससे पर्यटकों को भी दिक्कत हो रही है। अभी तक की सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की पहल नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में जरूरी सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। उनको लगता है ये चांदी और सोना ये सोना अच्छा, उनको लगता है ये चांदी और ये सोना अच्छा। मैं समझता हूं कि एहसास का होना अच्छा। सौभाग्य की बात कही चिराग ने, जिसके खो जाने से रिश्ते की उम्र बढ़ जाए, जितनी जल्दी हो उस अभिमान का खोना अच्छा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।